Hello and very warm welcome to all my lovely Smartians. How are you doing? I really hope all my students are fit and fine. As promised in my earlier video, I am here today with part 2 of my series that I have started, which includes the MCQs based on the chapters related to NEET in biology. I've started with chapter cell cycle and division. In my part 1 video, I have dealt with questions like statement based, direct MCQs, and also I took certain numerical part from cell cycle and division. In the video itself, I promised that I'll be coming up with assertion reasons and the match the following questions as well. So I am here today. In this video, I am going to discuss the questions that are likely to be asked or they have been asked in the NEET. So PYQ bhi covered hai. Now, what is important today is to learn how to do assertion and reason part, because most of the students lose their marks in those questions only. This I have observed. सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में जो मार्क्स जाते हैं वो एजर्शन रीज़न के ही क्वेश्चन होते हैं, और एजर्शन रीज़न में भी जो प्रॉब्लम आती है वो फर्स्ट 2 ऑप्शंस में ही आती है, जहाँ पर यू हैव टू सेलेक्ट बिटवीन वेदर रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन और इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. बाकी जो 3rd और 4th वाला ऑप्शन होता है वेयर एजर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ फॉल्स और बोथ आर फॉल्स, या रीज़न इज़ करेक्ट एजर्शन इज़ फॉल्स, तो वो तो बड़ा इजी हो जाता है. जो प्रॉब्लम रहता है वो फर्स्ट 2 ऑप्शन में ही रहता है. प्लस जो एजर्शन रीजन्स के ऑप्शंस हैं वो भी चेंज होते रहते हैं. सो व्हेन यू विल बी अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन, मेक श्योर यू रीड द ऑप्शंस केयरफुली कि क्या बोला गया है, ऑप्शन 1 क्या है, 2 क्या है, क्योंकि हम लोग को थोड़ी बहुत जैसे आप प्रैक्टिस करते तो आदत होती है जहाँ ऑप्शन 1 होता है एजर्शन रीजन करेक्ट एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. Option 2 होता है assertion reason correct but reason not correct explanation of assertion. तो ये options भी change हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना है before you attempt them. Now I am going to cover up many questions, assertion reason के भी, match the following के भी, पर इनको solve कैसे करते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगी so that you don't lose your marks on silly things, right? Let's start one by one. As told earlier also कि मेरे बताने से या एक्सप्लेन करने से पहले उस क्वेश्चन को आप उसका आंसर दें. इफ़ यू हैव डन दिस चैप्टर फ्रॉम माय वीडियो तो आपको आने चाहिए अटेम्प्ट करने. अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वेयर आई हैव एक्सप्लेन द कंप्लीट चैप्टर, सो डू वॉच इट. आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल, राइट? सो लेट्स स्टार्ट, है ना. फुल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन. अब ट्रिक बेटा क्या है, जब भी आप एजर्शन रीजन करते हैं, आई वुड सजेस्ट एंड आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स इन दी ऑफलाइन क्लासेस ऑल्सो कि ऑलवेज रीड एजर्शन. उसके बाद बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन आप एजर्शन जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो सोचिए कि क्या वो एक क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए. इफ़ यू कैन आंसर दैट क्वेश्चन योरसेल्फ तो करेक्ट आंसर आप सोच लीजिए. उसके बाद आप रीज़न की स्टेटमेंट पढ़िए. अगर उस एजर्शन का आंसर आप सोच चुके हैं और वो फिर रीज़न स्टेटमेंट में दिखे तो यानी योर ऑप्शन ए विच इज़ जनरली कि रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का, वही आएगा. और अगर रीज़न वो ना दिया हो जो आपने सोचा है बेस्ड ऑन द करेक्ट नॉलेज ऑफ योर कॉन्सेप्ट, तो फिर इट इज़ जनरली बी कि वो करेक्ट स्टेटमेंट तो है बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. और अगर रीज़न में कुछ ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत ही है फिर तो दूसरा ऑप्शन बनेगा. तो अभी मैं आपको समझाती हूँ कैसे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में एजर्शन देखिए हमारा क्या है ना. यहाँ पर एजर्शन दिया है सिंसाइटियम इज फॉर्म्ड इन लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट. रीज़न मत पढ़िए अभी, सिर्फ ये पढ़िए एजर्शन. वो बोल रहा है कि लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट में सिंसाइटियम कंडीशन होती है, यानी पॉलीप्लॉइड कंडीशन. क्या ये क्वेश्चन बन सकता है कि सिंसाइटियम क्यों बनता है लिक्विड एंडोस्पर्म में? यस. तो बिना रीजन पढ़े क्या आंसर होगा?
क्यों बनता था सिंसाइटियम लिक्विड एंडोस्पर्म में? मैंने आपको पहले वाले भी वीडियो में बताया है, क्योंकि यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस तो हो गया है बट देयर इज नो साइटोकाइनेसिस, सो यू हैव 2 न्यूक्लियस बट नो साइटोप्लाज्म डिविजन. सो द रीजन फॉर दिस जो आना चाहिए कि सिंसाइटियम क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि कैरियोकाइनेसिस हुआ बट नो साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने अपने ही दिमाग में क्या बना लिया है, क्वेश्चन बना लिया है असर्शन को, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको यहाँ दे दिया है. राइट, अब मैं रीजन पढ़ूंगी. रीजन दिया है कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस. ये तो वही रीजन है जो मुझे पता है और जो करेक्ट भी है कॉन्सेप्चुअली, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. सो माय बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट एंड दिस इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन एज वेल. अब किस ऑप्शन में ये है ये देखिए, क्योंकि हर बार वो ए वाला ही हो ज़रूरी नहीं है. मेरे इस सीरीज में ए वाला ही ऑप्शन है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, करेक्ट. दोनों की ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये भी बात बिल्कुल सही है कि सिंसाइटियम इसलिए बनता है क्योंकि कैरियोकाइनेसिस तो हुआ बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. तो ऑप्शन ए इज राइट. बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन. नहीं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है. नो, रीजन भी क्या था, ट्रू. तो ये भी ऑप्शन मेरा गलत हो गया. असर्शन फॉल्स है, नहीं, असर्शन सही है और रीजन भी सही है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. आया कैसे करना है अटेम्प्ट? अब नेक्स्ट वाला आप करिए, देन आई विल टेल यू. तो पॉज माई वीडियो एंड देन आंसर इट, फिर आप एक्सप्लेनेशन के लिए देखिए. असर्शन है कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशी. हर एक स्पीशी का क्रोमोसोम नंबर जो होता है, जिसे हम प्लॉइडी लेवल कहते हैं, दैट इज अचीव्ड अक्रॉस जेनरेशंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग. तो यहाँ पर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म पर फोकस करना है बाय मियोसिस. सो द स्टेटमेंट सेज कि जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेनेंस किसकी वजह से होता है, मियोसिस की वजह से. क्या ये क्वेश्चन बन सकता है? यस, ये एक तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. पहला तो मुझे ये पता है. दूसरा, क्या मैं इसको एक क्वेश्चन बना सकती हूँ? यस, कि इफ समबडी आस्क मी कि कंजर्वेशन इज अचीव्ड ऑफ क्रोमोसोम नंबर इज अचीव्ड बाय मियोसिस, how? तो what is the reason? Because meiosis reduces the chromosome number to half in gametes, and then in sexually reproducing organism when such haploid gametes fuse the number is restored. तो अगर मियोसिस नहीं होता गेमीट बनने के लिए और हाफ नहीं होता नंबर, तो जो मेरे गेमीट्स है वो अगर डिप्लॉयड ही रहते, माइटोसिस से ही बन जाते, तो फ्यूजन के बाद डबल हो जाता. वो फ्यूजन के बाद नंबर रीस्टोर इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे गेमीट्स पहले से ही हैप्लॉइड होके आ रहे हैं. ये इसका रीज़न होना चाहिए. तो पहला तो है कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. अब क्या वो रीज़न दिया है? रीज़न अब पढ़ते हैं. Meiosis increases the genetic variability in the production of organism from one generation to the next. तो जो मेरा रीज़न था कि वो हैप्लॉइड करता है गेमीट्स को और फिर ऐसे गेमीट्स जब फ्यूज़ होते हैं नंबर मेंटेन हो जाता है, वो यहाँ नहीं दिया है, कुछ और स्टेटमेंट दी है. क्या ये स्टेटमेंट सही है कि मियोसिस ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएबिलिटी को बढ़ाता है? यस, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है ना, एक्सचेंज ऑफ पार्ट. तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बट ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है. करेक्ट? तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए गलत नहीं है, आर गलत नहीं है, तो ऑप्शन 3 और 4 तो ऐसे ही चले जाएंगे. बी 2 और ए में जो 2 और फर्स्ट में जो कंफ्यूजन है वो अब सॉल्व हो गई है, क्योंकि मेरा रीज़न जो होना चाहिए था वो दिया ही नहीं है. So option 2 is the right. Both statements are true, but reason is not the correct explanation of the assertion. So option 1 गलत है but 2 सही है.
करेक्ट। नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। चलिए फटाफट कीजिए, मेरे बताने से पहले पॉज करो अपना क्वेश्चन खुद, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के दीजिए आंसर्स। मैं बिल्कुल चेक करूँगी कि कैसे आप फटाफट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कहीं प्रॉब्लम हो रही है किसी कॉन्सेप्ट में तो मेरी वीडियो जाके देखो इस चैप्टर पे। फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं उतने ही पार्ट के लिए एक और वीडियो बना दूंगी आपके लिए, प्रोवाइडेड कि आप पढ़ रहे हैं, अपना हार्ड वर्क करते रहिए, राइट। सो द थर्ड क्वेश्चन सेज एनाफेजिक टीलोमेरिक क्रोमोसोम इज सिंगल आर्म्ड। मतलब एनाफेज पर जब क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं तो उनमें से जो टीलोमेरिक क्रोमोसोम होगा, आपको पता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पर अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर सेंट्रोमियर एग्जैक्टली बीच में है तो ऐसा कहलाता है मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर एग्जैक्टली सेंटर पे नहीं है, उससे थोड़ा सा ऊपर है, तो उसको कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर इज नियर द एंड तो वो कहलाएगा एक्रोसेंट्रिक। और अगर सेंट्रोमियर एग्जैक्टली टिप पर है, ओनली वन आर्म विच इज योर क्यू आर्म, तो ऐसे केस में ये वाला क्या कहलाएगा, टीलोसेंट्रिक। तो यस, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की एक ही आर्म होती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमियर एग्जैक्टली टिप पर होता है। तो अगर एजर्शन का रीजन पूछा जाए तो रीजन ये होगा बिकॉज सेंट्रोमियर इज एग्जैक्टली एट द एंड और द टर्मिनल, राइट। तो पहली स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या रीजन वही दिया है जो हमने सोचा है कि सेंट्रोमियर टिप पे होता है। देखते हैं। रीजन सेज टेलोमेरिक क्रोमोसोम हैव नो सेंट्रोमियर। ये तो बोल रहा है सेंट्रोमियर ही नहीं है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत हो गई। सेंट्रोमियर तो है और टिप पर होने की वजह से ही उसकी एक आर्म रह जाती है। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, where assertion is true and reason is false। 1 और 2 तो एलिमिनेट ही हो गए। फोर्थ वाला भी जहाँ बोल रहा है एजर्शन तो ट्रू ही था, फॉल्स था ही नहीं। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। आया बेटा कैसे करना है, पर ये करने के लिए आपको करेक्ट नॉलेज होना टॉपिक की ज़रूरी है। दैट्स वाई आई ऑलवेज से टू माई स्टूडेंट्स कि आप कॉन्सेप्ट समझिए, रटिए मत। अगर आप रटेंगे कोई चीज़ तो फिर आप जो है ना अपना कॉन्सेप्चुअल माइंड यूज़ नहीं कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट। फिर आपको कन्फ्यूजन ही रहेगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 सेज मियोसिस इज हेट्रोट्रोपिक डिविजन। क्या ये सही बात है? यस, करेक्ट है एजर्शन, आई एम वेरी श्योर। क्या ये क्वेश्चन बन सकता है, जस्टिफाई मियोसिस इज हेट्रोट्रोपिक डिविजन? बिल्कुल बन सकता है। क्या जस्टिफिकेशन होता है, व्हाई मियोसिस इज कॉल्ड हेट्रोट्रोपिक डिविजन? मियोसिस में 2 डिविजन होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस में जो सेल होता है डिप्लॉइड लेके चलते हैं 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस 1 होगा, 2 सेल बनेंगे एंड दीज सेल विल बी हैप्लॉइड सेल। ठीक है, दोनों क्या होंगे, हैप्लॉइड सेल होंगे। फिर इनका मियोसिस 2 होगा, इनसे 2 बनेंगे, वो भी क्या होंगे, हैप्लॉइड होंगे। मियोसिस 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस। अब क्योंकि डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर इज हाफ ऑफ द पेरेंटल 1 है ना। क्रोमोसोम जो डॉटर सेल में क्रोमोसोम का नंबर है वो पेरेंटल का आधा है। एक ये रीजन है हेट्रोट्रोपिक होने का, हेट्रो मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। दूसरा रीजन है कि जो क्रोमोसोम्स होंगे आपके डॉटर सेल्स में वो अलग हैं फ्रॉम द पेरेंटल, क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग ओवर हुई है। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से एक्सचेंज हुआ मटेरियल का और एक नया कॉम्बिनेशन ऑफ अलील्स या जीन्स आप कह सकते हो क्रोमोसोम पर बन चुका है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंटल टाइप। Hence it is called heterotypic division because daughter cells they vary from the parental cell in genetic composition, crossing over की वजह से,
as well as in the number of chromosome. Daughter cells में क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है compared to the parental, इसलिए इसको हेट्रोटिपिक डिवीजन कहा जाता है। तो मेरा जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आपको बताया। क्या ये एक्सप्लेनेशन रीजन में दिया है? लेट्स सी। एज द डॉटर सेल फॉर्म्ड इन मियोसिस कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दे आर आइडेंटिकल टू द मदर सेल। तो इट सेज कि क्योंकि डॉटर सेल्स में जेनेटिक इंफॉर्मेशन आइडेंटिकल है मदर सेल जैसी, यानी द सेल विच इज डिवाइडिंग, इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत है, अलग है इसलिए हेट्रोटिपिक डिवीजन है। सो रीजन मेरा एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, रीजन फॉल्स है, एजर्शन ट्रू है, तो मेरा जो ऑप्शन है 3 वही करेक्ट है, राइट। अगर ये बोलते कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन अलग है डॉटर में मदर सेल से, तब मेरा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन के साथ होता। सो यहाँ से आपको ये भी पता लगा, जिनको नहीं पता था, कि meiosis is also called heterotypic division because the number of chromosome in the daughter cell is different or half of the number of chromosome in the parent cell or the mother cell, and the composition is also different because of recombination event. अब next question देखते हैं, question 5. Assertion says sister chromatids of prophase 2 are genetically not same as the sister chromatids of early prophase 1 of the same myocyte. पहले myocyte का मतलब a diploid cell that undergo meiosis to produce haploid gametes, correct? फिर वो बोल रहे हैं कि प्रोफेज 2 में जो क्रोमैटिड्स हैं, प्रोफेज 2 में वी हैव द होमोलोगस पार्टनर्स गोइंग, ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड। तो क्योंकि प्रोफेज 1 में ये प्रोफेज 1 में वी वुड हैव द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द ज़ाइगोटीन स्टेज, और फिर पैकेटीन में क्या हो जाएगा? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। चलो मैं इसको ग्रीन कर देती हूँ पूरा इंस्टेड ऑफ द येलो, और ऊपर वाला पार्ट येलो है, मतलब वहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है ना। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद का है ये, और यहाँ पर इतना पोर्शन ग्रीन कर देते हैं। तो इफ़ वी सी क्रॉसिंग ओवर जो प्रोफेज 1 में पैकेटीन स्टेज में हुई, उसके बाद जो हर एक क्रोमोसोम है ना, उसके दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हैं। इतना पार्ट इसमें अलग है और ये पूरा येलो है। अगर मैं कलर से आपको बताऊं, वैसे अलग होने का मतलब है कि जीन्स अलग हैं। और यहाँ पर भी ये पूरा ग्रीन है, ये आधा ग्रीन आधा येलो है। आई एम गोइंग ओनली बाय कलर डिफ्रेंसिएशन जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो ये क्रोमैटिड्स अलग है। मियोसिस 1 में ये सेपरेट होंगे और फिर ये जाएंगे मियोसिस 2 में। मियोसिस 2 के प्रोफेज 2 में इट सेज कि जो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों, ये वाला और ये वाला, वो जेनेटिकली सेम नहीं है, क्योंकि इतने पोर्शन में अलील चेंज हो गई है ना, इतने वाले पार्ट में, ये जो ग्रीन वाला पार्ट है। तो दे आर डिफरेंट, येस इट इज़ ट्रू। और अगर प्रोफेज 1 की शुरुआत देखते तो ये तो हुआ पैकेटीन स्टेज में। स्टार्टिंग में ये कैसा था? ये पूरा येलो था, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड सेम थे, और यहाँ पे भी। फिर पैकेटीन स्टेज में ये चेंज हो गए। तो प्रोफेज 1 की स्टार्टिंग में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो सेम होते हैं, बट प्रोफेज 2 की स्टार्टिंग में सिस्टर क्रोमैटिड अलग हैं, क्योंकि प्रोफेज 1 की एक स्टेज में क्या हो चुका है? क्रॉसिंग ओवर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट, और उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इवेंट। अब हम रीज़न पढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर विच अकर इन द मिड प्रोफेज 1। मिड प्रोफेज 1 मतलब पैकेटीन, brings about genetic changes in the sister chromatid। ये तो बिल्कुल वही रीज़न दिया है उन्होंने। तो जो मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट एजर्शन का स्टेटमेंट है, उसका रीज़न यही है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई, जैसा हमने यहाँ सीखा, और वही रीज़न में दिया है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और रीज़न उसका करेक्ट
एक्सप्लेनेशन भी है, हेंस आई विल गो विथ ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग करिए मुझसे पहले। माइटोसिस इज कॉल्ड होम्योटिपिक डिविजन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, सही है। क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? बिल्कुल। तो मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूँगी? होम्योटिपिक मतलब कि डॉटर सेल और पेरेंट सेल बिल्कुल सेम है। यस, बिकॉज देयर क्रोमोसोम नंबर इज ऑल्सो सेम, स्टार्टिंग 2n से होती है, और जो सेल बनते हैं डॉटर सेल वो भी 2n ही होते हैं डिप्लॉइड। और डॉटर सेल्स में जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल कैसे हैं? मदर सेल जैसे, क्योंकि यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ओवर जैसी इवेंट होती ही नहीं है, इसलिए इसको होमोटिपिक डिवीजन कहा जाता है। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिवली क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम है, क्वालिटी भी सेम है यानी जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, और क्वांटिटी भी सेम है। ये रीज़न होना चाहिए। Let's read the reason now. The two daughter cells are produced from a mother cell in mitosis and it results in the increase of size of plant parts. जो रीज़न दिया है वो सही दिया है, मतलब स्टेटमेंट सही है रीज़न की, बट रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। अगर ये लिखा होता कि जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है, तब वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता। इस समय ऐसा कुछ नहीं दिया, और जो स्टेटमेंट रीज़न में लिखी है वो सही है। माइटोसिस में एक मदर सेल से 2 डॉटर सेल प्रोड्यूस होते हैं, और माइटोसिस की वजह से ही साइज बढ़ता है प्लांट्स में। यस, इट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट, बट इट इज़ नॉट इट्स एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, थर्ड फोर्थ भी गए। The option is 2, that both are correct but reason is not the correct explanation. I hope आपको अब समझ में आ रहा है कि सॉल्व कैसे करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 7 सॉल्व कीजिए जल्दी से और मुझे आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। Assertion says the chromosome in the mid prophase of mitosis. सबसे पहले मैं अंडरलाइन करूंगी माइटोसिस की, भाई माइटोसिस की बात हो रही है, उसके मिड प्रोफेज में कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स विच आर यूनाइटेड एट द सेंट्रोमियर। ओके, एट द सेंट्रोमियर, करेक्ट स्टेटमेंट। एजर्शन बिल्कुल सही है कि क्योंकि प्रोफेज में कंडेंसेशन शुरू हो जाता है एंड क्रोमैटिड्स जो है वो बनने लगेंगे, बट हमें विजिबल मेटाफेज में होंगे क्योंकि बाय द एंड ऑफ प्रोफेज इट इज़ कंप्लीटेड। लेकिन अगर मैं मिड प्रोफेज में भी देखूंगी तो यस, द क्रोमोसोम विल बी मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड वेयर ईच क्रोमैटिड इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, है ना। तो ऐसा इसलिए हुआ, क्यों हुआ? अगर मुझसे रीज़न पूछें, क्या फर्स्ट एजर्शन स्टेटमेंट एक क्वेश्चन बन सकता था? बिल्कुल बन सकता था कि क्यों 2 क्रोमैटिड होते हैं, क्योंकि डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में हो चुका है। अब हमारे पास 2 थ्रेड्स ऑफ डीएनए हैं जिसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो हर क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड आ जाएंगे। ईच इज रिप्रेजेंटिंग 1 मॉलिक्यूल और 1 थ्रेड ऑफ डीएनए, करेक्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन ये होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में हुआ था। अब रीज़न पढ़ते हैं। इट सेज सिंथेसिस ऑफ डीएनए अकर ड्यूरिंग लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम इन द मिड प्रोफेज। एक तो क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग मिड प्रोफेज में होती ही नहीं है, वो एनाफेज में होती है, और उस स्प्लिटिंग की वजह से सिंथेसिस ऑफ डीएनए उस दौरान होगा नहीं। सिंथेसिस ऑफ डीएनए तो एस फेज ऑफ इंटरफेज में हो जाता है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। और रीज़न एजर्शन की स्टेटमेंट सही है, रीज़न ये होता जो एक्सप्लेन किया है। हेंस ऑप्शन 3 एजर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। आया समझ में अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Meiosis is also known as heterotypic division. I have explained you. Yes, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। इसका प्रॉपर रीज़न ये है कि डॉटर सेल्स डिफर qualitatively as well as quantitatively in terms of DNA from the mother cell.
मियोसिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स और स्पोर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। स्पोर या गेमीट मियोसिस से बनते हैं, बट ये उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बोथ आर करेक्ट, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? Then, 9th question. It says daughter cells are unidentical with the mother cell in case of meiosis. Meiosis की बात हो रही है कि डॉटर सेल्स जो होते हैं वो मदर सेल से अलग होते हैं। क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? यस। कैन यू मेक इट अ क्वेश्चन? यस, आई कैन जस्टिफाई दिस because the daughter cell's chromosome is genetically different from the mother cell chromosome because of crossing over that occurred during the Pachytene stage. Also, the number of chromosome in the daughter cells at the end of meiosis is half the number of chromosome in the mother cell, right? तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और उसका रीज़न हमें पता है। चलिए रीज़न पढ़ते हैं। डॉटर सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर इन केस ऑफ मियोसिस। तो पहली स्टेटमेंट तो थी कि डॉटर सेल्स मदर सेल के कंपैरिजन में अनआइडेंटिकल है, सही थी, रीज़न पता है। दूसरी स्टेटमेंट है कि जो 2 डॉटर सेल्स या 4 डॉटर सेल्स जो बन के आएंगे मियोसिस 2 के एंड में, वो भी क्या है, आइडेंटिकल नहीं है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। ये सही बात है, क्योंकि जैसे मैंने आपको करके बताया था अभी, एक में एक क्रोमैटिड आएगा पूरा येलो, उसके जिस सेल से ये बनेगा उसमें थोड़ा सा पार्ट ग्रीन और थोड़ा सा पार्ट येलो। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई थी, ठीक है। फिर इस वाले में एक पूरा ग्रीन आएगा और इसमें थोड़ा सा पार्ट येलो और थोड़ा सा पार्ट ग्रीन आएगा, है ना। अब ये क्यों हुआ? ये दोनों सेल जिस मदर सेल से बने थे मियोसिस 2 जिनमें हुआ था, उसमें एक पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम था येलो एंड अ पार्ट ग्रीन, क्योंकि they have undergone, the non-sister chromatids have undergone the crossing over, जिसे मैं कलर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। These different colors are showing different alleles. इसमें जो मियोसिस हुआ और 2 सेल बने, उसमें एक सिस्टर क्रोमैटिड कम्प्लीटली ग्रीन था, दूसरा वाला थोड़ा सा ग्रीन और थोड़ा सा येलो है, क्योंकि इन दोनों में ही क्रॉसिंग ओवर हुआ था। मियोसिस 2 के टाइम द सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट, क्योंकि सिस्टर क्रोमैटिड आपस में सेम है ही नहीं, दे हैव एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन विद द नॉन सिस्टर। तो ये बिल्कुल अलग है, ये अलग है नए कॉम्बिनेशन के साथ, ये अलग है और ये भी अलग है नए कॉम्बिनेशन के साथ। तो सारे डॉटर सेल में कलर कॉम्बिनेशंस को अलील्स मानते हुए चलें तो दे आर अनआइडेंटिकल। वाई? बिकॉज क्रॉसिंग ओवर हैज़ अकर्ड। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट कोई भी किसी का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो बोथ स्टेटमेंट आर राइट, बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सो ऑप्शन 2 होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, अगर वो रीज़न होता तो आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। In meiosis, homologous chromosomes are separated during anaphase 1. पहले meiosis फिर anaphase 1. Yes, meiosis में होता ही ऐसे है कि anaphase 1 में homologous partner separate हो जाते हैं, है ना। I am right now drawing with same color, या चलो अलग कलर से ही कर देते हैं, और इसमें क्रॉसिंग ओवर भी दिखा देते हैं थोड़ी सी। ये इतना पार्ट ग्रीन और इसमें इतना पार्ट येलो कर देते हो। तो एनाफेज 1 में यही दोनों सेपरेट होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग नाउ द रीजन इज ड्यूरिंग मियोसिस द 2 chromatids ऑफ अ क्रोमोसोम आर सेपरेटेड एट एनाफेज 2। एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड एनाफेज 2 में सेपरेट होते हैं, ये भी बात सही है। ये दोनों क्रोमैटिड एनाफेज 2 में अलग होंगे। दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका कोई
ये एक्सप्लेनेशन नहीं है, रीज़न इज़ नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सो बोथ आर राइट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सो ऑप्शन 2 मेरा सही है, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्रॉसिंग ओवर के समझ में आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो एज आई सेड प्लीज़ सी माई वीडियो, उसमें मैंने आपको प्रॉपरली 2 मार्कर्स के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है कि क्रॉसिंग ओवर कैसे और क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियोसिस मेंटेन्स कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर इन अ स्पीशी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मियोसिस की वजह से किसी भी स्पीशी में क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड है। क्या रीज़न हो सकता है इसका? आप जस्टिफाई कर सकते हैं। येस, वी कैन जस्टिफाई बिफोर रीडिंग द रीज़न इटसेल्फ। ऐसा इसलिए है क्योंकि मियोसिस की वजह से हैप्लॉइड गेमीट्स बनते हैं विद सिंगल सेट, और जब ऐसे गेमीट्स या सेक्स सेल्स हैप्लॉइड वाले कंबाइन करते हैं तो क्रोमोसोम नंबर वापस से रीस्टोर हो जाता है। अगर गेमीट्स या सेक्स सेल मियोसिस की बजाय माइटोसिस से बनते तो क्रोमोसोम नंबर गेमीट्स में भी डिप्लॉयड वाला होता, फिर वो मिलके क्रोमोसोम नंबर बढ़ा देते तो मेंटेन नहीं रह पाता। तो मियोसिस मेंटेन कर पाता है बिकॉज इट इज़ रिड्यूसिंग द क्रोमोसोम नंबर इन द गेमीट्स। क्या ये एक्सप्लेनेशन मिला है हमें रीज़न में या नहीं? लेट्स सी। सो इट सेज ड्यूरिंग मियोसिस जीन रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। ये स्टेटमेंट तो सही है कि मियोसिस के दौरान रिकॉम्बिनेशन होता है, बट इट इज़ नॉट एन एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि हमने तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन पता है हमें कि नंबर हाफ हो रहा है। यहाँ हाफ की तो बात ही नहीं हुई, यहाँ रिकॉम्बिनेशन की बात हुई है। सो इट इज़ करेक्ट बट नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू आवर assertion. Hence option 2 is the correct option. A, C और या fourth गलत है। Next question. Assertion says in a sexually reproducing eukaryotic organism, meiosis take place at one stage or the other. It says कि sexually reproducing organism में कभी ना कभी meiosis ज़रूर होता है, ये बात सही है। और ये कब होता है बेटा? ड्यूरिंग गेमीटोजेनेसिस, यानी गेमीट फॉर्मेशन के दौरान इनसाइड द सेक्स ऑर्गन। सो दिस इज़ द करेक्ट वन। एंड अगर पूछा जाए रीज़न तो यही है दैट ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन। अब रीज़न देखते हैं। ऑल द डॉटर सेल्स फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस कंटेन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये नहीं बोला है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंपेयर टू द मदर सेल, मतलब सिर्फ डॉटर सेल्स की आपस में बात हो रही है कि जो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं मियोसिस 2 के एंड में, उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। ये तो सही है, ऑल हैव गॉट द हैप्लॉइड सेट। सो स्टेटमेंट सही है बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। वहाँ पर होना चाहिए कि गेमिटोजेनेसिस के दौरान। सो बोथ आर करेक्ट बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीज़न एजर्शन का एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बाकी सारे मेरे स्टेटमेंट्स गलत हैं। सो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन 13। फटाफट आप बताइए मेरे बताने से पहले। फर्स्ट न्यूक्लियर डिविजन ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड हेट्रोटिपिक डिविजन। न्यूक्लियर डिविजन मतलब कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हैं ये, कि पहला जो मियोसिस 1 में जो न्यूक्लियर डिविजन चल रहा है, प्रोफेज 1 एंड मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, उसको हेट्रोटिपिक कहेंगे। आइडियली यस, क्योंकि इसी वजह से जो 2 सेल्स बन के आएंगे मियोसिस 1 के एंड में, they will be haploid as well as they will have different types of chromosome because of crossing over that occur during the Pachytene stage. पहले भी questions में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, तो ये बात सही है कि फर्स्ट डिवीजन ही हेट्रोटिपिक डिवीजन है। सेकेंड स्टेटमेंट है प्रोसेस ऑफ डिसजंक्शन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर इन एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस। ये गलत है। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट एनाफेज 1 में होते हैं, ना कि ना 2 में। ये स्टेटमेंट ही गलत है, तो ये होगा एजर्शन राइट, रीज़न फॉल्स। रीज़न
राइट होता और उसका एक्सप्लेनेशन भी होता अगर ये लिखा होता कि बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इवेंट इट इज़ हेट्रोट्रिपिक, तो वो तो दिया ही नहीं है, और जो स्टेटमेंट दी है वो भी गलत लिखी है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। नाउ क्वेश्चन 14, चलिए फटाफट कीजिए। अब आपको जैसे जैसे हम कर रहे हैं आई होप आपको प्रैक्टिस हो रही है। क्वेश्चन है meiosis is an antithetical process to fertilization। antithetical मतलब अपोजिंग या आप बोल सकते हो कॉन्ट्ररी। तो फर्टिलाइजेशन के कंपैरिजन में इट इज़ एग्जैक्टली ऑपोजिट और कॉन्ट्ररी प्रोसेस। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्टिलाइज और रीज़न क्या हो सकता है, फर्टिलाइजेशन क्रोमोसोम नंबर को वापस रिस्टोर करता है, जबकि मियोसिस क्रोमोसोम नंबर को हाफ करता है, इसलिए वो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन वही है जो हम सोच रहे हैं या जो होनी चाहिए। क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस एंड डबल एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ट्रू, ये ऑपोजिट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट एंटागोनिस्टिक कुछ भी बोल सकते हो, इसलिए है क्योंकि एक नंबर को डबल कर रहा है और एक नंबर को हाफ कर रहा है, और वही एक्सप्लेनेशन दिया है, तो दोनों सही हैं और रीज़न एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरफेस इज रेफर्ड टू एज रेस्टिंग फेज। क्या स्टेटमेंट सही है? यस मैम, बिल्कुल सही है। कैन वी मेक इट अ क्वेश्चन एंड आंसर ऑन आवर ओन? यस, it is called resting phase because no apparent change occur in a cell from outside, but from inside it is metabolically very active। क्योंकि बाहर से कोई चेंज नहीं दिख रहा है, उसी बेसिस पे सिर्फ रेस्टिंग बोला गया है। क्या यही एक्सप्लेनेशन दिया है? लेट्स सी। रीजन सेज कैरियोकाइनेसिस डज नॉट अकर इन इंटरफेस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंटरफेज इज G1 S एंड G2। कैरियोकाइनेसिस एम फेज का पार्ट है। जो एम फेज है माइटोसिस विच इज़ द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो स्टेटमेंट जो है वो सही है, बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ना। सो आवर ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, assertion says meiosis maintains constant chromosome number in between daughter cells and myocyte। अगर किसी को मियोसाइट का ही मतलब नहीं पता होगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना मुश्किल है, इसलिए आई हैव सेट कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। मैंने आपको पहली वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। मियोसाइट, साइट मतलब होता है सेल, मियो वर्ड आया मियोसिस से। सो अ सेल दैट अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस गेमीट इज कॉल्ड मियोसाइट, विच मीन्स इट इज डिप्लॉयड। अब क्वेश्चन है कि मियोसिस दोनों डॉटर और मियोसाइट के बीच में कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करता है। मियोसाइट का क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है जितना भी हो, और डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, तो क्रोमोसोम नंबर तो मेंटेन ही नहीं हुआ, रादर मियोसिस रिड्यूसेस। तो मेरी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग एजर्शन फॉल्स सिर्फ फर्स्ट फोर्थ वाले में है, तो रीज़न ट्रू ही होगा। देख लेते हैं। In meiosis, the number of chromosome in each daughter cell is half to the parent, correct। So मेरा ऑप्शन नंबर 4 ही सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए फटाफट। एंड आई नो ऑल माई स्पार्टियंस आर एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन स्मार्टली। चलिए जल्दी कीजिए। Assertion says embryo is not formed इन ऑटोट्रोफिक थैलोफाइट्स। किस किस को ऑटोट्रोफिक थैलोफाइट्स पता ही नहीं है? नहीं पता है तो गलत बात है। प्लांट किंगडम वाला भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। देखिए, ऑटोट्रोफिक थैलोफाइट इज अनदर नेम फॉर एल्गे। एल्गे जो होते हैं वो थैलोफाइट्स होते हैं बिकॉज देयर बॉडी, इवन द गेमेटोफिटिक स्टेज इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड एट ऑल।
रूट लाइक स्टेम लाइक भी स्ट्रक्चर्स नहीं है प्रॉपर, इसलिए इनको थैलोफाइट्स कहते हैं। तो ये बोलते हैं कि एम्ब्रियो ऑटोट्रोफिक में नहीं बनता, ये स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट्स ब्रायोफाइट थे। क्या ये क्वेश्चन हो सकता है? यस, अगर मुझे इसको जस्टिफाई करना हो, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होगा क्योंकि एल्गे में जाइगोटिक मियोसिस होता है, मतलब जाइगोट बिना डेवलप किए ही मियोसिस कर जाता है। It doesn't undergo mitosis to form embryo. So the reason why they are not forming embryo is because zygote directly undergo meiosis. जबकि बाकी प्लांट ग्रुप में क्या है, zygote पहले माइटोसिस से एक प्लांट बॉडी बनाता है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, फिर उसके किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, चाहे वो कैप्सूल हो, स्पोरेंजियम हो, कोन्स हो, या फिर एंथर हो, ओवम हो, उसके अंदर फिर स्पोर मदर सेल का मियोसिस होता है। पर यहाँ पर एम्ब्रियो इसलिए नहीं बना क्योंकि जाइगोट ने डेवलप करने से पहले ही क्या कर दिया, मियोसिस। सो करेक्ट रीजन होना चाहिए जाइगोटिक मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, है ना। अब हम इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं दिया है या नहीं। It says meiosis occur in spore mother cell in thallophyte, wrong. meiosis कहाँ होता है ऐसे थैलोफाइट्स में? जाइगोट में, ना कि ना स्पोर मदर सेल में। So reason is absolutely a wrong statement. Reason false है, assertion true है, option number 3 is the correct option. आया? तो ऑटोट्रोफिक थैलोफाइट्स एल्गे को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? आई हैव एक्सप्लेन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 18 सेज, एजर्शन कहता है पैकेटीन इज वेरी सिग्निफिकेंट इन विच क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू एवोल्यूशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस, इट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्या इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो इफ़ इट्स अ क्वेश्चन? यस। पैकेटीन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी स्टेज में दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है। उस एक्सचेंज के बाद अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स और अलील्स इज बीइंग क्रिएटेड दैट लीड्स टू वेरिएशंस, और उन्हीं की वजह से लॉन्ग टर्म में जाके एवोल्यूशन होगा। Now let's see explanation. During Packettine, exchange of genetic material take place between sister chromatids of homologous chromosome. ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो सही जा रही थी कि पैकेटीन में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है, पर सिस्टर के बीच में नहीं, जैसे मैंने अभी टर्म भी यूज़ किया नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। ठीक है, तो रीज़न तो बिल्कुल ही गलत हो गई स्टेटमेंट। एजर्शन सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था वो भी एक्सप्लेन कर दिया है। सो एजर्शन ट्रू एंड रीज़न फॉल्स इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आया समझ में? आई एम श्योर यू आर एबल टू। इफ़ यू स्टिल आर अनेबल टू, लेट मी नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन 19, assertion says daughter cells formed through mitosis are qualitatively identical with their mother cell. सबसे पहले important words underline करो। daughter cell में बात हो रही है, माइटोसिस से क्वालिटी की बात हो रही है, यानी जेनेटिक कॉम्पोजिशन। आइडेंटिकल है उनके मदर सेल जैसा। तो ये स्टेटमेंट क्या सही है कि माइटोसिस में जो दो डॉटर सेल्स बनते हैं, मदर डिप्लॉइड होती है, दो डॉटर सेल्स जो बनते हैं वो भी क्या हैं, डिप्लॉइड, क्योंकि एक इक्वेशनल डिवीजन है। तो क्वांटिटी तो सेम है, पर क्या क्वालिटी भी सेम है? यस, करेक्ट है। रीज़न क्या है? क्योंकि कोई क्रॉसिंग ओवर होता ही नहीं है। जब एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है मटेरियल का, कोई नया कॉम्बिनेशन ऑफ अलील बन ही नहीं रहा है, तो वाई देयर विल बी एनी चेंज इन द कॉम्पोजिशन? तो क्वालिटी भी क्या रहेगी बेटा? सेम रहेगी। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए कि नो क्रॉसिंग ओवर। लेट्स सी रीज़न।
Genetic integrity is conserved due to mitosis as it does not involve any new gene combination. Correct, यही तो हम बोल रहे हैं कि कोई जीन कॉम्बिनेशंस ही नहीं है, तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. हेंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस. बाकी सारे गलत हैं. आया समझ में कैसे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion is meiosis must occur somewhere in the life cycle of all sexually reproducing eukaryotic organism. ये करेक्ट है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ में मियोसिस होना ज़रूर चाहिए. क्यों होना चाहिए? सो दैट द क्रोमोसोम नंबर गेट्स रिड्यूस टू हाफ इन देयर गेमीट्स, ताकि जब ऐसे गेमीट्स फिर से जब कंबाइन होंगे तो द नंबर विल अगेन रीस्टोर. सो इट शुड अकर ताकि आपका रिडक्शन हो सके क्रोमोसोम का, है ना. तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं. Meiosis reduce the chromosome number of an organism to exactly half. Yes, क्योंकि meiosis क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, इसलिए होना ज़रूरी है to form gametes. So a reason assertion का explanation है कि meiosis इसलिए होना चाहिए to reduce the chromosome number to the half. Rest wrong है. So option A is the या फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए क्वेश्चन 21 देखते हैं. इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग. सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो रिवाइज हो रहे हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू उतना आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, है ना. बिना क्वेश्चंस किए कॉन्फिडेंस नहीं आएगा करने का. अगर आप सोचो हम बस थ्योरी पढ़ते जाएं एंड देन विल गो एंड सब कुछ वहाँ पे देखेंगे, वो नहीं होगा. फिर द मोर क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम, राइट. चलिए एजर्शन है मेटाफेज क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमैटिड्स. सही बात है, बिल्कुल सही है. मेटाफेज क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड है. इससे मिलता जुलता एक और क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया है जहाँ रीज़न गलत दिया था, और एक्सप्लेनेशन ये है इसका. 2 क्रोमैटिड इसलिए बन जाते हैं क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है एस फेज में, और डीएनए रेप्लिकेशन की वजह से ही कंडेंसिएशन जब होता है तो ईच क्रोमोसोम will then form 2 chromatid where each chromatid will represent 1 molecule of double stranded DNA. ठीक है. रीजन डीएनए डुप्लीकेट इन एस फेज ऑफ इंटरफेस. करेक्ट, इसलिए तो 2 क्रोमैटिड बन रहे हैं एक क्रोमोसोम के. सो रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. इससे पहले जब हमने ये अटेम्प्ट किया था तो रीजन कुछ और दिया था विच वॉज द रॉन्ग वन. चलिए क्वेश्चन 22 आप मुझसे पहले करके दिखाइए. Meiosis is a must in all sexually reproducing eukaryotic organism. ये हमने अभी किया है. It is the 3rd time it is coming. ये क्वेश्चन 3rd टाइम रिपीट हो रहा है, बट द रीज़न इज़ एवरी टाइम वेयरिंग, है ना. तो उससे आपको और प्रैक्टिस होगी कि कहाँ क्या करना है. इसका सिंपल रीज़न है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में मियोसिस होना चाहिए ताकि क्रोमोसोम नंबर पहले ही रिड्यूस हो जाए. इससे पहले जब हमने किया तो वो सही था कि क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है, इसलिए. अब इस बार रीज़न दिया है टू द क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ बिफोर फर्टिलाइजेशन, तो वो भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. इट सेज डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम नंबर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय मियोसिस. वो फर्टिलाइजेशन में जो डबलिंग हो रही है वो उससे पहले मियोसिस ही हाफ कर सकता है, इसलिए. सो ये भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. जस्ट द वे ऑफ सेइंग इज डिफरिंग एवरी टाइम. ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है, बाकी सारे गलत हैं. क्रक्स तो यही निकल के आ रहा है ताकि फर्टिलाइजेशन से पहले क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन. डॉटर क्रोमोसोम मूव टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स इन एनाफेज. क्या ऐसा होता है बेटा, ये सही है कि नहीं? तो यस, ये बिल्कुल सही है. अब जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा उसे कैसे पता होगा. तो एनाफेज के दौरान जो 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और स्पिंडल की भी शॉर्टनिंग होने लगती है, राइट. द सेंट्रोमियर फेसेस टुवर्ड्स द
pole and the chromatid arm trails behind, so they start moving towards the pole. ये correct statement है. रीजन दिया है इन एनाफेज 1 सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम अकर. ये भी सही है. मियोसिस के एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम का डिसजंक्शन या सेग्रीगेशन होता है. दोनों ही स्टेटमेंट मेरी सही है, बट इसमें से कोई रीजन एजर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन कि दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. बाकी 1, 3 और 4 गलत स्टेटमेंट्स हैं. क्वेश्चन सेज डॉटर सेल्स फॉर्म्ड इन माइटोसिस. पहले तो माइटोसिस पे फोकस करेंगे. आर जेनेटिकली आइडेंटिकल. क्या माइटोसिस में डॉटर सेल्स जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं? यस मैम, इसलिए तो होमोटिपिक डिवीजन कह रहे हैं. क्यों आइडेंटिकल होते हैं? द सिंपल रीजन नो क्रॉसिंग ओवर. लेट्स सी कि क्या नो क्रॉसिंग ओवर रीजन स्टेटमेंट में दिया है या नहीं. क्रोमोसोम नंबर बिकम्स डबल इन एस फेज. ये तो अलग ही स्टेटमेंट है और गलत है. मैंने आपको एक टेबल भी सिखाई थी कि एस फेज में डीएनए का अमाउंट बढ़ता है 2C से 4C, बट क्रोमोसोम नंबर 2N ही रहता है, क्योंकि पहले एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम था, अब 2 क्रोमैटिड मिलके एक क्रोमोसोम है. तो ये गलत स्टेटमेंट है. बाकी सही है. असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. 1, 2 and 4 wrong statements है. Next, question 25. Now let's see. Assertion says wound healing is caused by mitosis. मैंने आपको लास्ट पार्ट वाली वीडियो में भी बोला है कि जो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस और मियोसिस है उसको समझ लो और बुक से पढ़ भी लो. लाइन बाय लाइन वहाँ से स्टेटमेंट बहुत बार उठ के आई हैं. हमें पता है माइटोसिस में ना क्वालिटी चेंज होती है क्रोमोसोम्स की, ना क्वांटिटी, और इसलिए माइटोसिस या तो इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द प्लांट एनिमल बॉडी या फिर इट इज़ इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट और रिपेयरिंग या हीलिंग में, है ना. जैसे स्किन डैमेज हुई, न्यू स्किन आई, तो वो माइटोटिक डिवीजन की वजह से. सो फर्स्ट एजर्शन बिल्कुल सही है कि वुंड हीलिंग माइटोसिस की वजह से ही होता है. रीज़न दिया है न्यू टिश्यूज आर प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी मेरिस्टम एट द वुंडेड रीजन. कि जहाँ पे भी वुंड होता है, ये प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि जहाँ पे भी वुंड होता है वहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टम हेल्प करता है न्यू टिश्यू फॉर्मेशन में. तो ये करेक्ट है. तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट. सेकेंडरी मेरिस्टम जैसे कि कॉर्क कैम्बियम, या फिर अगर जाइलम डैमेज हो गया है तो फिर वैस्कुलर कैम्बियम हेल्प करेगा. तो ये सही है स्टेटमेंट, बट इट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. इट इज़ जस्ट अ स्टेटमेंट कि नए टिश्यूज़ बनते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम के थ्रू वुंडेड उस पे. सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. रेस्ट गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Assertion says in dikinesis the chiasmata lie very close to the telomere of the homologs. ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. आपको मैं बताऊं कि डाइकाइनेसिस में क्या होता है, सेपरेशन या टर्मिनलाइजेशन होता है कियास्मेटा का. मतलब जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, लेट मी जस्ट फर्स्ट मेक, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. इतना पार्ट येलो कर लेते हैं टू शो द क्रॉसिंग ओवर, और इतना पार्ट यहाँ पर ग्रीन कर लेते हैं. ठीक है. क्या होता है जब पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है उसके बाद वी हैव डिप्लोटीन. अब डिप्लोटीन स्टेज में जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो सेपरेट होते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है इस साइट पर ये अलग नहीं हो पाते. और मैंने ये लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है कि इट इज़ लाइक आपने एक रोप पर नॉट बांधी और फिर जब वो 2 रोप्स हटा रहे हो तो जहाँ नॉट बांधी थी वहाँ से वो नहीं अलग होगा, राइट. उसको टाइम लगेगा. तो इसलिए कियास्मेटा बन जाता है डिप्लोटीन स्टेज में, और फिर डाइकाइनेसिस में कियास्मेटा जो है वो भी टर्मिनलाइज हो जाएगा जहाँ पर ये टिप से स्प्लिट होता है. मतलब टिप से वो स्लाइड होके खुल जाता है ना, क्योंकि ऊपर है नॉट.
तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है कि कियास्मेटा टीलोमियर के बहुत पास होता है। ये जो जहाँ पर ये क्रॉस ओवर हुआ है वो नियर दी टीलोमियर ही है। टीलोमियर्स जो होते हैं वो कुछ रेपिटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द क्रोमोसोम, है ना, टू बेसिकली नॉट लूज इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन। तो वहाँ पे ये सीक्वेंसेस लोकेटेड होते हैं। करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड है इन डाइकाइनेसिस बाइवेलेंस मूव टू द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। तो डाइकाइनेसिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज। उस समय बाइवेलेंस न्यूक्लियस के पेरिफेरी पे होते हैं। करेक्ट। न्यूक्लियस के एग्जैक्ट सेंटर पे तो वो कब आएंगे? मेटाफेज 1 में। सो दे आर एट दी कॉर्नर्स वी कैन से। तो ये करेक्ट है बट वो उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन बट दोनों स्टेटमेंट ज़रूर सही हैं। सो बी ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन मेरे गलत होंगे। समझ आया ये प्रॉपर आपको? चलिए मैं कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको सारे क्वेश्चन समझा रही हूँ एंड आई रियली होप माई ऑल स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड विथ कॉन्सेप्ट्स ओनली। क्वेश्चन 27 देखते हैं, सॉल्व कीजिए। इट सेज जीनोम्स आर सेपरेटेड ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस के एनाफेज 1 में जीनोम सेपरेट होते हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं। सही स्टेटमेंट है। बाइवेलेंस आर पुल्ड टू द ऑपोजिट पोल्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड डिसजंक्शन। अब सेपरेट क्यों हो रहे हैं? एजर्शन का अगर रीज़न देना हो तो यही है कि बाइवेलेंस जो है वो पुल हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग कर दिए जाते हैं और उस इवेंट को डिसजंक्शन कहते हैं। वही सेम चीज़ आपके रीज़न में दी है, तो रीज़न एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। करेक्ट, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। हेंस विल गो विद ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट्स हमारी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28। एजर्शन सेज क्रोमोसोम रेप्लिकेट वंस इन मियोसिस। मियोसिस में रेप्लिकेशन एक बार होता है। लास्ट उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मियोसिस में 2 न्यूक्लियर डिवीजन होते हैं पर रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है। रीज़न है न्यूक्लियस डिवाइड्स ट्वाइस इन मियोसिस। ये भी सही है, ये भी सही है, बट रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन देना हो तो यही देंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 द क्रोमोसोम स्टिल कंसिस्ट ऑफ 2 DNA molecule represented as 2 sister chromatid. Hence there is no need for another round of replication. But वो तो आपका रीज़न नहीं दिया है और रीज़न में जो स्टेटमेंट है वो भी सही है, तो दोनों सही हैं बट रीज़न एजर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ माई करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन 29 फटाफट करो। Reason assertion says DNA replication does not occur between meiosis 1 and meiosis 2. देखिए meiosis 1 और meiosis 2 के बीच में जो फेज़ आता है, थोड़ा सा रेस्टिंग फेज़, कई बार आता भी नहीं है, डायरेक्ट meiosis 2 शुरू हो जाता है, बट इवन इफ इट कम्स उस फेज़ को बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ठीक है, और इस दौरान सेल को अगर कोई प्रोटीन चाहिए तो वो बना सकता है, बट देयर विल बी नो DNA रेप्लिकेशन। अभी मैंने रीज़न एक्सप्लेन किया क्यों नहीं होता है, तो स्टेटमेंट सही है। लेट्स सी द रीज़न। मियोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ओनली वंस। यही गलत हो गया, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस तो ट्वाइस है, मियोसिस 1 में भी मियोसिस 2 में भी, एंड क्रोमोसोम्स डिवाइड ट्वाइस। क्रोमोसोम्स एक ही बार डिवाइड होते हैं। ठीक है, यानी एनाफेज 1 में डिवाइड होंगे, फिर क्रोमैटिड्स होंगे। तो एजर्शन ट्रू है बट रीज़न क्या है? फॉल्स है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज द राइट स्टेटमेंट। Question 30. Assertion says cell cycle generally consumes 95% of its time period in the interphase. यहाँ पर होना चाहिए था in interphase, है ना।
तो सेल जो है अपना 95% या मोर देन 95% इंटरफेज में बिताता है. वी हैव डन दैट. येस, इट इज़ ट्रू, बिकॉज रीज़न ये होना चाहिए बिकॉज इट प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर द actual division यानी M phase, and during this phase a lot of molecules, biomolecules are being synthesized, जैसे प्रोटीन्स, कार्ब्स जो ज़रूरत है माइटोसिस या M phase करने के लिए, इसलिए इंटरफेस लंबा होता है. ठीक है, रीज़न दिया है all the molecules that are required to be distributed to their progeny are synthesized during interphase, right. और यही एक्सप्लेनेशन भी है. अभी हमने बोला कि लॉन्ग इसलिए है क्योंकि उसे इतने सारे बायोमोलिक्यूल्स जो डिवीजन के लिए चाहिए वो बनाने के लिए टाइम चाहिए और वो इंटरफेज में ही होता है. सो आंसर इज ए, यानी ऑप्शन 1, बोथ आर करेक्ट और रीज़न उसका एक्सप्लेनेशन भी है सही वाला. सो ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट है 31st. Assertion says homologous chromosomes are separated during anaphase 1 of meiosis. Yes, bivalents move to the opposite poles during anaphase 1. एनाफेज 1 में बाइवेलेंस ऑपोजिट पोल्स पर मूव करते हैं. नेक्स्ट है assertion says metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator of the cell. ये सही बात है. मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम सेंटर ऑफ द सेल में आ जाते हैं विच इज़ कॉल्ड द इक्वेटोरियल प्लेट. बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे आ जाएंगे. ये एकदम सही बात है बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स की वजह से, उन्हीं के फोर्स की वजह से सेंटर पे आते हैं. रीज़न है ईच क्रोमोसोम इन मेटाफेज 1 एंड मेटाफेज 2 हैज़ 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. हर एक क्रोमोसोम जो मेटाफेज में है, मेटाफेज 1 में है और मेटाफेज 2 में है, उसके पास 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी. देखो, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मीन्स डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड ईच कंसिस्ट ऑफ ईच डीएनए हैज 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन यानी डबल स्ट्रैंडेड. अब मेटाफेज क्रोमोसोम ये रहा, 2 सिस्टर क्रोमैटिड, ईच क्रोमैटिड इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. यही बताया मैंने आपको, यानी 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, 2 इसमें 2 इसमें, तो 4 हो गई मेटाफेज में. करेक्ट है. मेटाफेज 1 में बाइवेलेंट्स होते हैं ऐसे, पर उसने बाइवेलेंट में नहीं बोला, उसने बोला मेटाफेज 1 के भी हर एक क्रोमोसोम में, तो उसमें भी हर क्रोमोसोम में क्या है, 4 ही है. और बाइवेलेंट बोलते तो 8 हो जाते, है ना, 4 ये 4 वो. और मेटाफेज 2 इज जस्ट लाइक माइटोसिस, उसमें भी कितनी होंगी, 4. तो ये बिल्कुल सही है. आपको 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बेटा समझ में आया. इसका मतलब है कि हर जो डीएनए है टोटल एक क्रोमोसोम में वो 4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना है. करेक्ट है, क्योंकि एक डीएनए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है. और क्योंकि इन क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड है तो टोटल मेरी चेन्स कितनी हो गई, 4. तो रीज़न सही है, एजर्शन सही है, बट रीज़न एजर्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं है. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, assertion says hereditary information from parents to offspring is transferred in anaphase and anaphase 2. क्या ये स्टेटमेंट सही है बेटा कि जो इन्फॉर्मेशन है वो एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस में ही ऑफस्प्रिंग में जाती है? यस, बिल्कुल सही है, क्योंकि एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस में ही सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन होता है. और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं वही फ्यूचर सेल के क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स.
यानी फ्यूचर डॉटर सेल के। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसका एक्सप्लेनेशन यही है कि जो फ्यूचर सेल के क्रोमोसोम्स हैं यानी डॉटर क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेग्रीगेट एनाफेज और एनाफेज 2 में होते हैं इसलिए। अब देखते हैं कि क्या एजर्शन का जो हमने एक्सप्लेनेशन सोचा है हमारे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज के बेसिस पर वो रीज़न में मेंशन्ड है या नहीं। रीजन कहता है कि डॉटर क्रोमोसोम्स आर ट्रांसफर्ड टू द फ्यूचर सेल इन एनाफेज एंड एनाफेज 2, यस। इसीलिए ही तो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कह रहे हैं एनाफेज में चली गई। तो ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 34 एजर्शन रीजन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सो 34 का एजर्शन देखिए। एजर्शन सेज डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट ट्रांजिशन फ्रॉम प्रोफेज टू मेटाफेज। ऑफ कोर्स मियोसिस में करेक्ट है। डाइकाइनेसिस के बाद जो है मेटाफेज शुरू होता है एंड डाइकाइनेसिस प्रोफेज का लास्ट स्टेज होता है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस का। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर ड्यूरिंग डाइकाइनेसिस, नहीं ये तो डिसअपियर होगा क्योंकि ये प्रोफेज की लास्ट स्टेज है। सो दे डिसअपियर नॉट रीअपियर। रीजन गलत है, एजर्शन सही है। तो ऐसा तो ऑप्शन 3 ही है जहाँ एजर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। आया। सो विद दिस हमारे एजर्शन रीजन वाले सारे खत्म हो गए हैं। मैंने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया एजर्शन रीजन में। हो सकता है आपने कुछ नया भी सीखा हो। तो आई होप आपको अब एजर्शन रीजन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा। और बहुत सारे एजर्शन रीजन्स आप अलग अलग बुक से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए। PYQs उठाइए, बहुत सारी बुक्स हैं अच्छी अच्छी जहाँ से आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन हमारे यहाँ के मॉड्यूल्स में भी बहुत सारे एजर्शन रीजन्स दिए हैं, यू कैन प्रैक्टिस फ्रॉम देम। जिनके पास नहीं है दे कैन जॉइन अस एंड प्रैक्टिस फ्रॉम देयर। बट आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे उतना आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अब लेट्स स्टार्ट विथ दी मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस कि वो भी क्योंकि आते हैं और ये भी स्कोरिंग होते हैं। इसमें जनरली एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चंस देता है कि सारी नॉलेज एक ही क्वेश्चन में कवर अप हो जाती है। तो एक दो भी आपको नहीं पता होगा तो कई बार इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चन क्योंकि दो ऑप्शन में एग्जैक्टली सिमिलर होंगे, बस एक ही जो होगा जैसे सी वाला और दोनों ऑप्शन में अलग दिया होगा। तो प्रॉपर नॉलेज होना ज़रूरी है। लेट्स सी पैकेटीन। लिस्ट 1 में पैकेटीन दिया है पहला। तो पैकेटीन में मेजरली क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का बिटवीन होमोलोगस बोल लो या बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो लिस्ट 2 में से थर्ड ऑप्शन एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। जाइगोटीन में पेयरिंग होती है, पेयरिंग की वजह से बाइवेलेंट्स बनते हैं। तो फोर्थ बाइवेलेंट फॉर्मेशन। डिप्लोटीन में क्या होता है बेटा, डिप्लोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं यानी बाइवेलेंट अलग होता है क्योंकि साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है। तो वीकनिंग ऑफ साइनैप्टिक फोर्सेस। डाइकाइनेसिस में क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होगा कियास्मेटा का। सो ए का जो है मेरे पास थर्ड आएगा, सब में ही थर्ड है। बी का हमने क्या दिखाया था, बी का होगा फोर्थ। सो बी का फोर्थ देखिए सेकंड और थर्ड में, तो सेकंड और थर्ड से हमें चूज करना है। सी वाले ऑप्शन का फर्स्ट होना है और डी वाले का फिफ्थ। सो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट। अब आप देखिए सेकेंड और थर्ड में सिर्फ सी और डी में डिफरेंस था तो वो प्रॉपर नॉलेज से ही हो सकता है। इसमें ये नहीं है कि 2 मैच हो गए 2 अपने आप हो जाएंगे, नहीं। अब ऑप्शन भी ऐसे आते हैं कि बस एक एक में ही डिफरेंस होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग का। लेप्टोटीन स्टेज ऑफ मियोसिस 1 में क्या होगा। तो लेप्टोटीन स्टेज में टर्मिनलाइजेशन नहीं, टर्मिनलाइजेशन किस में होता है, डायाकाइनेसिस में। तो डी का तो ऑप्शन मिल गया 1, ठीक है। देन द डिसोल्यूशन ऑफ साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ये होगा डिप्लोटीन स्टेज में, सेकंड वाले में।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसरप्ट्स, यानी दिस विल बी इन, ये भी जाएगा आपका डिप्लोटीन में ही, है ना, जो डिप्लोटीन स्टेज होती है, नहीं ये जाएगा आपका डाइकाइनेसिस में। तो डाइकाइनेसिस में मेरे पास दो ऑप्शन है, एक फर्स्ट टर्मिनलाइजेशन और एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसरप्शन। देन है बाइवेलेंट फॉर्मेशन। तो बाइवेलेंट फॉर्मेशन किस में होता है, वी हैव डन जाइगोटीन, सो बी का फोर्थ होगा। फिर हमारे पास है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर अकर्स इन पैकेटीन, सो ई का फिफ्थ होगा। क्रोमोसोम्स आर लॉन्ग एंड सिलेंडर, ये होगा लेप्टोटीन में, आपके बुक में भी ये लिखा है, सो ए का ऑप्शन होगा सिक्स्थ। सो ए सिक्स्थ, थर्ड में ही दिया है। बी का हमारा ऑप्शन आया है फोर्थ, ये रहा। सी डिप्लोटीन का या तो सेकंड हो सकता है या फिर नहीं, डिप्लोटीन का सेकंड ही था। डाइकाइनेसिस का या तो फर्स्ट हो सकता है या थर्ड हो सकता है, यहाँ पर फर्स्ट दिया है, ठीक है। पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, सो फिफ्थ। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 37 फटाफट आप सॉल्व कीजिए, मेरे बताने से पहले योर आंसर शुड कम, है ना, फिर इसको रेज्यूम करके देखिए। बताइए एनाफेज 1 में, इसको लिस्ट 2 से देखते हैं और फिर उसके सामने अपना लिखते रहते हैं आंसर। सो वन स्पिंडल अपैरेटस, ये मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, नहीं देखा है तो वहाँ देखिए। वन स्पिंडल अपैरेटस विल बी इन एनाफेज 1, ठीक है, माइटोसिस में ही होता है। सो ऑप्शन वन स्पिंडल अपैरेटस मेटाफेज 1 में, है ना, मेटाफेज में ही वन स्पिंडल अपैरेटस मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में ही चाहिए होता है, और मेटाफेज 1, यहाँ पर मेटाफेज 1 कहीं नहीं दिया है, तो ये एक्स्ट्रा ऑप्शन है। मेरे पास 5 दिए ना, तो ये तो मेटाफेज 1 आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ 2 जीनोम्स, तो 2 जीनोम्स का सेपरेशन यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन, तो ये एनाफेज 1 में होगा। ए का 2, फर्स्ट 2 ऑप्शंस में से ही कोई होना चाहिए, ठीक है, 3 और 4 तो कैंसिल ही हो गए। नेक्स्ट है 2 स्पिंडल अपैरेटस, 2 स्पिंडल अपैरेटस मुझे चाहिए होंगे मेटाफेज 2 में, सो सी विल गो विथ थर्ड ऑप्शन, दोनों में ही है, तो अभी यही 2 ऑप्शन में से देखेंगे। सेपरेशन ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं या तो एनाफेज ऑफ माइटोसिस में या एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस में। सो यहाँ एनाफेज 2 दिया है, तो ये होगा बी के लिए, बी का ऑप्शन होना चाहिए फोर्थ, तो फर्स्ट पहले ही चला गया। डी और देख लेते हैं, 4 डॉटर न्यूक्लिया एट द एंड ऑफ टेलोफेज 1, सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 2 को ही पढ़ के हम मैचिंग करते रहेंगे। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, सो स्पिंडल फाइबर्स का फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। सो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है हमारा मेटाफेज में, ये माइटोसिस के रिस्पेक्ट में है, सो मेटाफेज, यानी बी का ऑप्शन होगा 1, बी का 1 ऑप्शन दिया है एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन इट, सो इट शुड बी फर्स्ट और फोर्थ, ठीक है। फिर है न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ये तो प्रोफेज के एंड में होना चाहिए, पर और भी चीज़ें देख लेते हैं जो प्रोफेज के रिस्पेक्ट में आ जाए, तो विल सी इट। वैसे ये प्रोफेज में होगा फॉर नाउ, यानी मेरा ए का सेकंड होगा। ऑटोलिसिस ऑफ, ऑटोकैटालिसिस ऑफ डीएनए, विच मीन्स डीएनए का खुद से सिंथेसिस हो रहा है, तो वो तो इंटरफेज में होगा, जो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सो आई विल नॉट गो विद एनी ऑफ इट। डिविजन ऑफ सेंट्रोमियर, ये एनाफेज में होता है, सो सी का फोर्थ होगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन में सी इज फोर्थ। देन कम्स न्यूक्लियोलस रीऑर्गेनाइज, न्यूक्लियोलस दोबारा आता है टीलोफेज में, यानी फिफ्थ, डी का फिफ्थ होगा। तो प्रोफेज का वी कैन गो फॉर, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, न्यूक्लियोलस डिसअपियर,
तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आया कैसे? तो इसमें आपके सारे नॉलेज of all the phases of mitosis is getting revised or even evaluated, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट 2 में पहला है इक्वेशनल डिवीजन। ये तो हम किसको बोलेंगे? माइटोसिस यानी एम फेज को। तो एक ऑप्शन न्यूक्लियोलस डिसअपियर, ये होना चाहिए था प्रोफेज में, वो नहीं है तो ये मेरा एक्स्ट्रा है, अभी नहीं यूज होगा। फॉर्मेशन ऑफ बाइपोलर स्पिंडल, दोनों पोल से स्पिंडल मेटाफेज में बनेंगे यानी बी। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज में यानी सी। न्यूक्लियोलस रीअपियर डी। सो ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड है, सी का फोर्थ एंड डी का फिफ्थ, ऑप्शन नंबर 2। मुझे पता है कि मुझसे पहले आप लोग ने सॉल्व ज़रूर कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट वाला कीजिए फटाफट। इट सेज लिस्ट 2 को ही मैंने बोला है, आप पढ़ के हम फटाफट करते हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर है, ये प्रोफेज के एंड में होगा, तो आई विल गो विथ ए अभी। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, यहाँ ऑप्शन में कोई ऐसा नहीं है तो ये एक्स्ट्रा वाला है। फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर अभी बताया है मेटाफेज में। न्यूक्लियोलस दोबारा से आया डी। सेंट्रोमियर डिवाइड हुआ एनाफेज सी। सो फर्स्ट ए का फर्स्ट है, पहला ही ऑप्शन सही होगा। बी का थर्ड, सी का फिफ्थ एंड डी का फोर्थ, और किसी ऑप्शन में ए का फर्स्ट नहीं था तो ऑप्शन नंबर 1। समझ आ रहा है, रिविजन हो रहा है, आई रियली होप। 41 सेपरेशन ऑफ 2 जीनोम्स, 2 जीनोम सेपरेट कब होंगे? एनाफेज 1 में, सो ऑप्शन नंबर ए, राइट, जब होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। 2 स्पिंडल अपैरेटस, 2 स्पिंडल अपैरेटस मेटाफेज 2 में, मेटाफेज 1 में चाहिए होंगे मुझे। अच्छा, मुझे 2 चाहिए तो 2 मेटाफेज 2 में, क्योंकि 2 सेल्स का मेटाफेज 2 चलेगा ना, 1 से 2 बनेंगे, फिर इनके जो है डिवीजन हो रहा होगा, तो एक स्पिंडल अपैरेटस इसमें, एक इसमें, तो मेटाफेज 2 होना चाहिए इसका, यानी डी, ठीक है। 1 स्पिंडल अपैरेटस वो माइटोसिस में होता है, यहाँ माइटोसिस से रिलेटेड अभी कुछ है नहीं। सेपरेशन ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, 2 क्रोमैटिड एनाफेज 2 में सेपरेट होते हैं, तो इट विल बी सी। फॉर्मेशन ऑफ 4 डॉटर न्यूक्लियाई, ये टीलोफेज 2 में होगा, तो ये बी हो गया। ए का फर्स्ट सिर्फ थर्ड वाले ऑप्शन में है, बाकी भी हम ज़रूर मैच करेंगे। बी का फिफ्थ होगा, सी का फोर्थ एंड दिस डी का 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। 42 वाला फटाफट कीजिए। इट सेज लिस्ट 2 में पहला है जीवन, तो जीवन फेज में क्या होता है देखते हैं, तो इस बार लिस्ट 1 से करते हैं। डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होना वो तो कभी नहीं होता, क्रोमोसोम नंबर डबल नहीं होते हैं। 42 का पहले देखते हैं, इसमें दिया है लिस्ट 1 से इस बार करते हैं मैचिंग। डबलिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर डबल, वो एनाफेज में हम बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि एनाफेज में जब 2 न्यूक्लियस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, सपोज वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, तो 46 क्रोमैटिड इधर गए, 46 इधर गए, बट अभी भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है, तो एक ही सेल में आई हैव गॉट 92 क्रोमोसोम, तो अभी एक टाइम के लिए, एक टेम्पररी के लिए वी कैन से डबलिंग हो गई है, तो मैं फर्स्ट वाले में फोर्थ ऑप्शन डाल सकती हूँ, एनाफेज। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस होगा हमारा मेजरली इन द G1 फेज, वैसे तो G2 में भी होगा, तो इसमें फर्स्ट और 3 भी रख सकते हैं। विल सी द ऑप्शन। डबलिंग द DNA सेकेंड वाला होगा, इसमें तो हम कॉन्फिडेंट है। डबलिंग द नंबर ऑफ सेल्स, सो नंबर ऑफ सेल्स साइटोकाइनेसिस जब हो जाएगा तब होंगे डबल, तो ए का फोर्थ। बी हम थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं है, बाकी में है, तो सी का 2, ए का फोर्थ और कहीं नहीं था।
सी का 2 है और डी का 5th है ना. तो बी comes out to be 3, so they are taking protein synthesis in this. मैंने बोला दोनों में ही होता है प्रोटीन सिंथेसिस तो, बट मेजर बिकॉज एम फेज से जस्ट पहले है तो दे आर कंसिडरिंग G2 फेज. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करते हैं. इस बार लिस्ट 2 को मैच करना. लिस्ट 2 से पढ़िए, अपने अपने आंसर लिखिए. ये हम वैसे कर चुके हैं. 1 स्पिंडल अपैरेटस, एक स्पिंडल अपैरेटस मुझे चाहिए होगा मेटाफेज 1 में या फिर मेटाफेज ऑफ माइटोसिस में. यहाँ पर वो है नहीं तो अभी छोड़ देते हैं. क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर, इक्वेटर पर अलाइनमेंट मेटाफेज 2 का होगा तो ए का 2 जाना चाहिए, यानी ऑप्शन 2 और 3 में से देखूंगी क्योंकि मैं इसमें बहुत कॉन्फिडेंट है ना. सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स बार बार आएगा. सिस्टर क्रोमैटिड अलग या तो एनाफेज में होते हैं माइटोसिस के या एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस के, तो अब याद कर लो. तो दिस इज सी. सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज 1 में 2 डॉटर न्यूक्लियाइड डी. तो ए 2 है, बी का वी हैव 4th, सी का 3rd है एंड डी का 5th है. यही ऑप्शन जा रहा है. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. आ रहा है समझ में? पता लगा हम कर तो रहे हैं बट आपको समझ नहीं आ रहा है. इफ़ एनी डाउट यू हैव प्लीज़ लेट मी नो इन माई कॉमेंट सेक्शन. लिस्ट 2 को ही करते हैं पहले. रिपल्शन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम. होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, वो डिप्लोटीन में शुरू होता है. सो इट विल बी बी, डिप्लोटीन. पेयरिंग होती है जाइगोटीन में, साइनेप्सिस जिसे कहते हैं सी. एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा पैकेटीन में ए. सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम विल बी डी. फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल अपैरेटस वो तो मेटाफेज में बनता है, कोई ऑप्शन नहीं है. सो ए का होगा 3rd यानी फर्स्ट 2 में से जाएंगे. बी का 1st है, ये वाला जा रहा है. सी का 2nd एंड डी का 4th. सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग लिस्ट. ओके, इसमें फिर लिस्ट 1 से करते हैं. प्रिकर्सर ऑफ सेल वॉल इन प्लांट, सेल प्लेट कहेंगे उसको, है ना. सेल प्लेट बनाएगा. सो ऑप्शन नंबर 3 ए का 3rd होगा यानी फर्स्ट 3 में से. मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिंसाइटियम कहते हैं. बी का 1 होगा तो 3rd वाला एलिमिनेट हो गया है. इन 2 में से अब है क्योंकि ये दोनों में ये आ रहा है. क्विसेंट स्टेट G0 को कहेंगे तो दोनों ही ये इसमें भी आ रहा है. क्रोमोसोम डुप्लीकेशन इन सेल साइकिल. क्रोमोसोम डुप्लीकेशन होता है इन दी नहीं, एस फेज में तो डीएनए डुप्लीकेशन होता है. एनाफेज में जैसे मैंने आपको कहा क्योंकि जब वो पोल पे चले जाते हैं, अभी साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ है तो एक सेल में डबल ही है. सो इट शुड गो, सो वी शुड गो विद ऑप्शन नंबर 2, है ना. मेरे सारे मैच इसमें हो जाएंगे. सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. 46 वाला देखते हैं. लिस्ट 2 से मैचिंग शुरू करते हैं. साइनेप्सिस यानी पेयरिंग जाइगोटीन में सी. सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टू द पोल्स, ये होना चाहिए एनाफेज 1 बट वो अभी नहीं दिया, हो सकता है ये एक्स्ट्रा वाला हो, राइट, क्योंकि 5 दिए ना यहाँ. डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटीन में जब रिपल्शन होगा तो ये डी होगा. क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन शुरू हो जाएगा प्रोफेज 1 की स्टार्टिंग में, लेप्टोटीन, ये बी होगा. रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, रिकॉम्बिनेशन पैकेटीन में है जो यहाँ नहीं दिया है तो फिर ये एनाफेज, इट शुड बी एनाफेज 1 यहाँ मेंशन होना चाहिए था. तो चलो मैंने यहाँ लिख दिया है तो ये आएगा आपका ए. ए का 2nd दोनों में है. देन बी का क्या था 4th दोनों में है. सी का 1st है दोनों में है एंड डी का क्या है हमारा 3rd. सो ये इसमें है यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन. सो इफ यू हैव डन इट योरसेल्फ, गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन.
टर्मिनलाइजेशन, इट अकर्स इन डाइकाइनेसिस, सो फर्स्ट का क्या होगा बेटा? डी। सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बार बार हमने किया है, एनाफेज 1, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, अब तो मैम याद ही हो गया पूरा, ऑप्शन नंबर बी, एनाफेज। क्रॉसिंग ओवर पैकेटीन, सी। तो ए का 2 है, सब में ही दिया है, ओके। बी का 3rd होगा, सब में दिया है। देन सी का 4th होगा, इसमें है और इसमें है, तो डी इज द डिसाइडिंग फैक्टर। डी का 1st है, ओके। इसमें मेरे दोनों ऑप्शन सही हो गए, दोनों को मिलेगा 2 और 4। यहाँ पर उल्टा हो जाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं। 48, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। स्प्लिटिंग अकर्स सेंट्रोमियर का एनाफेज 2 में जब क्रोमैटिड अलग होते हैं। रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्रॉसिंग ओवर करवाती है, विच इज पैकेटीन, सो पैकेटीन इज एन एंजाइम मीडिएटेड स्टेज। सी, सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर, तो 2 सिस्टर क्रोमैटिड सेंट्रोमियर पे अभी भी अगर जुड़े हुए हैं तो ये होगा एनाफेज 1 का। क्रोमोसोम्स अलाइन ऑन इक्वेटोरियल प्लेट, इसमें बाइवेलेंस अगर लिखा होता तो सही रहता, तो ये अभी एनाफेज 2 भी जा सकता, उसमें भी क्रोमोसोम्स ही नहीं, वो मेटाफेज 2 होता, तो मेटाफेज वाला तो दिया ही नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑप्शन था। अलाइनमेंट इक्वेटोरियल पे मेटाफेज में होता है। न्यूक्लियोलस डिसअपियर, डी। सो ए का 3rd है, फर्स्ट 2 में से देखेंगे। देन बी का 1st है, यही जाएगा। सी का 2 एंड डी का 5th, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आया 49th, 1 स्पिंडल apparatus इज नीडेड इन मेटाफेज 1, ठीक है, यानी ए का 5th होगा। 2 DNA इन ईच क्रोमोसोम, हर क्रोमोसोम में 2 DNA है अभी भी, तो ये एनाफेज 1 में होगा, क्योंकि एनाफेज 2 में तो फिर क्रोमैटिड ही सेपरेट हो गए, तो हर एक में 1 हो जाएगा, सो इसका 2 होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स एनाफेज 2 में होता है 3rd। सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स ये भी एनाफेज 1 होना चाहिए, यानी इसका भी 2, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है जहाँ ये ऑप्शन नंबर 1 में ही देख लो, सो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, बाकी सब भी मैच हो रहा है। नेक्स्ट इज 1 स्पिंडल apparatus, एक स्पिंडल apparatus किस में मिलेगा मुझे? आई नीड 1 स्पिंडल apparatus, तो वो मेटाफेज 1 होता है, बट यहाँ दिया नहीं है तो ये एक्स्ट्रा होगा। सेपरेशन ऑफ जीनोम्स एनाफेज 1 में, 2 स्पिंडल apparatus मेटाफेज 2 में, सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड एनाफेज 2 में, टीलोफेज 2 में 4 डॉटर न्यूक्लियाई। सो ए का 2nd है, 3 में आ रहा है। बी गोज विथ 4th, इन दोनों में आ रहा है। सी गोज विथ 3rd, है ना, 3rd वाला ये वाला ऑप्शन है, एंड डी विथ द 5th, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। So with this we come to the end of our video, and I really hope by the end of this video you are very confident about this chapter. I have tried to cover questions from every topic of this chapter, hence I now think कि अब आप बहुत confident होंगे with part 1 and part 2 for any question that can be asked from you. इसके अलावा भी आप और अटेम्प्ट ज़रूर कीजिए। सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर की क्लैरिटी होनी चाहिए, बिकॉज द क्लैरिटी इन दिस चैप्टर ऑल्सो हेल्प्स यू डूइंग योर जेनेटिक्स पार्ट, राइट? So I really hope you have understood everything. If you still have any doubt, let me know in the comment section. I will read it and solve them. Till then, stay tuned to our channel for more interesting videos from different subjects by different teachers. And till then, keep practicing. Stay happy.